नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सुखी होगे, खुश होगे, पढ़ रहे होगे और स्वस्थ होगे। बच्चों, आज हम वितान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सिल्वर वेडिंग, यानी कि शादी के 25वीं वर्षगांठ, और जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो बच्चों, इसके बारे में मैं अलग से भी आपको एक मनोहर श्याम जोशी के बारे में वीडियो दूंगी, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इनकी जन्म और शिक्षा हुई थी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक का जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपके इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसम, है ना, हरिया, हरिकुलिज की हैरानी, हमजाद, कयाप, और कहानी संग्रह भी लिखे इन्होंने, टेटा प्रोफेसर, ठीक है, षष्ठी वल्लभ पंत, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं ना। जोशी जी ने सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग की पटकथा लिखने के बाद मृत्यु पर्यंत लिखने से जुड़े रहे। उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास कयाप के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर एक और वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग, यानी कि 25वीं वर्षगांठ। ये चैप्टर बच्चों, जो पहले का समय है और आज का समय है, उसके बीच में जो है विचारों में कसमकस तो होती है ना। पुराने विचारों के मम्मी पापा का समय कुछ और था और आगे बच्चों का कुछ और समय होता है, तो उन्हीं में विचारों में जो है बहुत सारा बदलाव आ जाता है, और उस बदलाव को ही इसमें दर्शाया गया है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी यशोधर, सेक्शन ऑफिसर कौन है? यशोधर जी। पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज पर उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यानी कि जब उसने शाम को जाने का टाइम होता है ना, तो वो सोचता है कि इतना काम करना है, तो उसने जब लास्ट फाइल उठाई ना और उसको काम करके उसको वापस बांधा, तो उसने दफ्तर की उसकी पुरानी घड़ी टंगी हुई थी, उस पर कितना टाइम हो रहा था? 5:25 हो रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बजे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं। पहले सब ऐसे ही करते थे बेटा, रेडियो से या समाचारों से, रेडियो में आए समाचारों से अपनी घड़ी को मैच करते थे कि ये टाइम सेम है। ठीक है, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। उसने कहा कि यही जो है लेट चल रही है, मेरी घड़ी तो बिल्कुल ठीक है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली। आउट ट्रे क्या होता है बच्चों? वह स्थान जहाँ फाइल पूरी करके रखी जाती है, और माथ हाथ होता है वे कर्मचारी जो वरिष्ठ के निर्देशन में कार्य करते हैं, यानी कि अपने जूनियर, उसके जूनियर, ठीक है, जो उसके जूनियर थे ना, वो होते हैं माथत। फिर उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किसनंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। ये किसनंदा कौन है? ये जो है ये है ना जो यशोधर बाबू, उनके एक दोस्त थे। ठीक है, तो उन्होंने, हमारे जीवन में भी होता है ना कुछ कि हम बहुत सारी चीज़ें हम किसी से सीख लेते हैं, तो इन्होंने भी अपने दोस्त कृष्णानंद अर्थात किसनंदा से कुछ आदतें सीखी हैं और उन्हीं का जीवन भर ये पालन करते हैं। तो जब ऑफिस से निकलते हैं तो सभी ऑफिस वाले काम करते रहते हैं, पूरा दिन थक जाते हैं, तो ये सीनियर है, ये बाहर निकलते हुए अपने जूनियरों से थोड़ा सा मनोरंजन की बातें कह देते हैं, जिससे कि सारा वातावरण जो है थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है। और ये परंपरा उनको किसनंदा से ही मिली है। आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। वो कहते हैं कि आप भी जो है बहुत सुस्त पड़ रहे हो, और आपके देखा देखी जो है यहाँ की घड़ी भी जो है लेजी हो रही है, बहुत सुस्त पड़ गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे
चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते, पहले ऐसे ही पहनते थे ना, तो वो उसके बारे में बताया। जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? चुनेदानी कहा उसने उसको, घड़ी को, है ना। और सम हाउ इम्प्रॉपर होता है एक प्रकार से अनुचित, ठीक है बेटा। और असिस्टेंट ग्रेड होता है सहायक स्तर पर वेतन देने वाले। और एज यूजुअल होता है पहले की बाती। और चूहीदानी इसने क्या किया, उस पर व्यंग्यात्मक लहजे से कहा कि जो उसकी घड़ी थी ना, उसकी छोटी सी पुरानी घड़ी थी ना, उसको कहा इसने चूहेदानी, ठीक है। और ये कहा। फिर पंत जी ने चड्डा की दृढ़ता, दृढ़ता होता है मतलब ठिठाई, मतलब पूरे उससे जोश से, दृढ़ता से अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। और उसने बड़े जोश से कहा कि मेरी घड़ी को जो है तू चूहेदानी मत कह, ये तो मिनट टू मिनट बिल्कुल करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृढ़ होकर पंत जी की कलाई थाम ली थी। इस तरह की दृढ़ता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। और अब जो है उसने, यशोधर बाबू ने, अगर कोई ऐसे जो है छोटे मोटे जो है उपहास करता है, मतलब मजाक करता है, तो उस पर जो है कमेंट मारना, व्यंग्य करना, उसने, किसने, यशोधर बाबू जी ने छोड़ दिया, ठीक है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसनंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, यानी वो है ना मन ही मन, कई बार हम भी करते हैं ना, पहले की बातों को याद करते हैं। तो पहले कोई इनके सीनियर थे किसनंदा, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और जब उसको ये साहब कहते थे, पहले फ्रेंड नहीं होते ना तो ऐसे साहब कहते हैं, तो वो साहब कहते थे और उसके बारे में याद करते हैं। और देखकर वह बोले, और घड़ी की ओर देखकर कौन बोले, यशोधर बाबू, बाबा आदम के ज़माने की है। बड़े बाऊ यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है ना। जरूर याद करते हैं, तब दफ्तर में किसनंदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे, ठीक है। तो ये घड़ी की ओर देख कर कहते हैं कि ये तो बाबा आदम की पुराने ज़माने की घड़ी है, और आजकल क्या है, डिजिटल, यानी कि अंकों वाली, अंकों के समय दिखाई देने वाली आजकल टंगी होती है ना, जिसमें सिर्फ अंक अंक दिखाई देते हैं, ऐसे सुइयाँ नहीं होती। तो ऐसी सुइयाँ ले, ऐसी घड़ी लेने के लिए कहते हैं कि सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। अब जो है जो यशोधर बाबू ना, उसको कहा गया है कि अब तो जो है ज़माना बदल गया है, अब इस घड़ी को छोड़ दो और डिजिटल घड़ी ले लो। जो उनके जूनियर थे ना, वो बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं, नहीं ये मेरी शादी की घड़ी है, हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही है। वो कहता है कि मेरी घड़ी तो बेशक पुराने ज़माने की है, लेकिन समय बिल्कुल सही बताती है। इस तरह का पहले नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, यानी कि एक दूसरे को ऐसे तालियां देते थे कि मैंने सही बोला, जवाब दिया। और वक्ता श्रोता दोनों उठाकर हाथ मिलाया करते थे। आप भी करते हो ना सभी ऐसे, एक दूसरे को हाथ मिलाकर और फिर ऐसे हंसी मजाक करते हो, तो वे भी ऐसे ही कर रहे थे। ऐसी ही परंपरा किसनंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यानी कि वो उस जमाने की बात करता है कि जब वो केवल 10वीं क्लास पास करके आया था, क्योंकि घर पर और कमाने वाला कोई नहीं था, और उसने 10वीं पास करके आया था, और उसे किसनंदा के साथ एक क्वार्टर में रहता था, ठीक है। कभी रहता था। किसनंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रहते थे। यानी कि पहाड़ के पास से कोई कस्बा था, वहाँ से आते थे, और वहाँ के बहुत सारे लड़कों को किसनंदा ने अपने घर पर सहारा दिया था। मैस जैसी थी, जैसे कैंटीन सी होती है ना, ऐसी जैसे वो हॉस्टल होते हैं, इस तरफ की एक था। मिलकर लाओ पकाओ और खाओ,
सारे ऐसे ही करते थे, मिलकर आते थे, मिलकर पकाते थे, मिलकर खाते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, क्योंकि 10वीं पास तो की थी ना। कोशिश करने पर वे बाय सर्विस बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, किसने, कृष्णनंदा ने, कि वे जो है बॉय सर्विस लग जाए, यानी कि ये कागज वगैरह पकड़ाने वाले, फाइल वगैरह पकड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं लग पाई। तब कृष्णनंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं कृष्णनंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन दिया। और जब उनकी एज हो गई, पहले तो रसोइया बना लिया, और जब उनकी एज हो गई तो अपने दफ्तर में ही उनको नौकरी दिला दी और जो है वहाँ का काम भी सिखा दिया। चड्डा ने जोर से कहा, यानी दफ्तर में जो और बैठे थे ना, उनको उनमें से कोई एक थे चड्डा, वो बोले, बड़े बाऊ। किसको बोला बड़े बाऊ? कृष्णनंदा को। किन? नहीं, यशोधर बाबू को, ठीक है, सॉरी, यशोधर बाबू को बोला, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। अब शादी का जिक्र हो गया तो पूछना ही था। उन्होंने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और वो थोड़ा सा शर्मा गए, नर्वस से हो गए। और मैनन ने मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी। तो आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। और वो कहता है कि जो है मेरी शादी 1947 में हुई थी, यानी कि जब आज़ाद हुआ था भारत, है ना। तो मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी कि 25वीं वर्षगांठ है। शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोदा जी खुश होते हुए जेपे और जेपते हुए पलके झपकी ऐसे, और जेपते हुए थोड़े खुश हो गई। वह यह अदा उन्होंने कृष्णनंदा से ही सीखी थी, है ना। कुछ जीवन में ऐसा होता है ना, तो उनकी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, तो इन्होंने भी ये अदा उन्हीं से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास बड़े बाहू से बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। ठीक है, अब चाय पानी भी मंगा ली। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं, यानी कि ये तो अंग्रेज लोग मानते हैं, हम तो सीधे साधे भारतीय हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत मिलाइए पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है ना। इनमें कौन बड़ी आपकी माया निकलने वाली है। वो कहता है कि आप जो है कुछ और नहीं मांग रहे हम पार्टी में, बस थोड़ा बहुत चाय मट्ठी लड्डू ही खिला दीजिए। यशोधर बाबू ने जेब से बटुए और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट माई सम हाउ इन प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो कहता है कि हमारे लिए जो नहीं है ना, हमारे जो कस्टम में, हमारे जो है रिलीजन में, हमारे धर्म में जो ये चीज़ें नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, उन रीति रिवाजों को मैं अपने ही रीति रिवाज मानता हूँ। और हमारे में ये सिल्वर वेडिंग जो है ना, मनाना है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप है ना, आप लोग मना लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं ये अच्छा महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जो है अपने पुराने रीति रिवाजों के थे, है ना। तो वो उसको 10 रुपये देते हैं। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, ₹30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। अब कहेंगे 10 रुपये में सबका चाय पानी नहीं होएगा, आप है ना 30 रुपये दो तब काम चलेगा। जो सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, यानी कि उनका जो है रोज़ का खर्चा चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी 100-150, उस ज़माने में 100-150 तो बहुत सारे थे बेटा, है ना। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने
जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता कि बच्चे जो है अब अच्छी पोस्ट पर हो गए हैं और जो है पापा उनके साइकिल चलाए, तो इसलिए अब वो पैदल ही जाते हैं, क्योंकि उस और किसी पर वे जाते नहीं, यानी कि बाइक वगैरह स्कूटी पर वे जाते नहीं। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को सम हाउस स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता है और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती, यानी कि उसका खर्चा सहन नहीं किया जा सकता, तब उसकी बात सोचना ही क्यों। वो कहता है कि जब उसका खर्चा हम सहन नहीं कर सकते, रोज़ के रोज़ कभी जो है उसके मेंटेनेंस पे, कभी उसके पेट्रोल पे बहुत खर्चा होता है, तो हम क्यों बेफजूल का खर्चा बढ़ाएं। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इस इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णनंदा की परंपरा में है। यानी कि वो जो है मातहत क्या बताया था, वे कर्मचारी जो वरिष्ठ के निर्देशन में कार्य करते हैं, यानी कि जो उसके सारे जूनियर थे, उनसे थोड़ा हंसी मजाक जो है उन्होंने कृष्णनंदा से ही सीखा, इसलिए वो करते हैं और वे रुके नहीं, चले गए। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं की प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई थी। ठीक है, यानी कि अब जो है जीवन का वो पड़ाव था कि थोड़ा भक्ति की तरफ जाएं, तो उन्होंने अपनी ये आदत में जोड़ लिया था। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत के, ऐसा कहते हैं वे, यानी कौन कहते हैं, उसके बच्चे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते। सिद्धांत के धनी की कृष्णनंदा के अनुसार यही निशानी है। तो उन्होंने जो कृष्णनंदा थे वे भी सिद्धांतवादी थे और ये भी अपने आप को सिद्धांतवादी मानते हैं और जो सोचा वही काम करते थे। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता है, पर वह घर पर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। कौन नहीं पहुंचते बेटा? यशोधर बाबू। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी कृष्णनंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर वह इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यानी कि जहाँ पर जो एक अहाता था वहाँ पर उनका एक 3 बेडरूम का क्वार्टर था, लेकिन आज वहाँ पर 3 मंजिला जो है इमारत बनी हुई है, पहले वहाँ पर रहते थे। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं और कहते हैं कि जो पहले जो हुआ करती थी ना, दुकानें होती थी, मार्केट होती थी, सारी तोड़कर आज चारों तरफ ऊंची ऊंची मंजिलें बना रहे हैं, क्वार्टर बना रहे हैं, है ना। यशोधर बाबू को पता नहीं कि लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उनको तो अपना समय अच्छा लगता है ना, उनको थोड़ा ना पता है कि भाई जो है और फैसिलिटी बढ़ रही है, ये नहीं सोचते थे। उन्हें यह ज़रूर पता था कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र से डटे रहना निहायत ही जरूरी है। वो तो सोचते थे कि बस पुराने जमाने में ही जीते रहे और हमें तो वही अच्छा लगता है ना। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जब से आए थे गोल मार्केट में रह रहे थे और यहाँ पर की उनको यादें थी उनके जीवन में, तो वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह कृष्णनंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। यह फिक्रा यानी कि यही
बात कहकर मुस्कुरा देते थे, हल्की सी मुस्कुराहट। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद यानी कि झगड़ा सा होता रहता था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। वे सोचते थे कि आऊँ बस ऐसे टाइम पर आऊँ कि खाना बनाओ, खाऊं और थोड़ा सो जाऊं, लेट जाऊं बस। ज़्यादा उनसे बातें करूंगा तो आर्गुमेंट होएगी, और फिर वो नहीं करना चाहते थे ऐसे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। कौन करते थे? कृष्णनंदा, नहीं वो यशोधर बाबू। इसके बाद अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा रहा है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाले यह नौकरी कुछ समझ नहीं आती थी। वो कहता है कि जो है मुझे इसके अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सैलरी ज़्यादा देते हैं और मेरा बेटा काम कम करता है। देख लो ये ऐसे थे, है ना। सब सोचते हैं कि मेरे बेटे को सैलरी ज़्यादा मिले, काम कम करना पड़े, लेकिन ये मेहनत पर विश्वास करते थे। वे कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, झोल होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए समझ सकना संभव है कि जब वह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी इच्छा होगी, है ना, IAS बनना। उसने, वो कहता है कि उसने जो है इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाना चाहने की कई बार धमकी दे चुकी है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वही समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी, जो अपनी ही परायपन पैदा कर दे। अपनों के बीच में ही परायपन, यानी सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। कोई अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई उस कंपनी में लगा हुआ है, तो सब अपने अपनी लाइफ में बिजी थे। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं थी। अनिवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। वो कहता है कि जो है ऐसी वो तो होती है कि कुछ तो गैप तो होता है माता पिता के विचारों में और अपने विचारों में, जो है गैप तो होता ही है, लेकिन इतना गैप कि एक दूसरे से बोल भी ना पाए, है ना, मिल भी ना पाए। वो कहता है कि मुझे जो है ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। ठीक है, वो कहता है ऐसे। कौन कहता है? यशोधर बाबू जी। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना दिया। यानी कि वो जो है चाहती तो हमेशा है कि वो पुराने रीति रिवाजों की, है ना, तो कुछ वो उनको भी वो ग्रहण कर रखती है, लेकिन वो बच्चों के साथ आज के ज़माने के साथ भी मिलकर चलती है और उनका पक्ष लेती है। ठीक है, कुछ यह भी है कि जिस समय उसकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने अपना पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। वो कहता है कि हमारा पक्ष तो कभी नहीं लिया, उसकी पत्नी कहती है, और जो है जेठानियों की चलती थी क्योंकि वे बड़ी थी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यानी कि घूंघट करना, किसी से बात न करना, किसी के साथ न बैठना, ये सब चीज़ें वो कहती है कि जो मेरे साथ गलत हुआ। जितने भी नियम उनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है। कौन कहती है? यशोधर की पत्नी। घरवाली बच्चों से, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर
फिर वह यशोदा जी से उन्मुख यानी कि उदास होकर कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी उन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक जो है सुबीता है, यानी कि हम जो है दुखी नहीं होते और उसको कर सकते हैं। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। वो कहती है अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा है, अब वे पुरानी बातें लागू नहीं होंगी। मैं आपको साफ कह रही हूँ, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है। और यशोधर बाबू सानियन बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि वो इसको ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें कहते हैं, मुहावरे से लकोक्तियों से, है ना, कहते हैं। तो और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, किसका, अपनी पत्नी का। अनदेखा कर देना चाहते हैं लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं। ठीक है, और वो बाध्य हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उसका बन रहा है। जिस जगह कृष्णनंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने आपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि कृष्णनंदा की तरह गृह गृहस्थी की सवाल का बवाल ही न पाला होता। वो कहता है कृष्णनंदा की शादी नहीं हो रही थी ना, अनमेरिड थे। वो कहता है कि मैंने तो खाम खाई है ना, ऐसे शादी की, बच्चे पैदा किए और अपनी ज़िंदगी में बवाल फैला लिया। कृष्णनंदा की तरह ऐसे ही रहता तो ठीक था, है ना। और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती, यानी समाज के लिए जो है मैं अपनी पूरी लाइफ को जी लेता, उन्हीं को समर्पित कर देता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति कृष्णनंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अब उसको ये भी ध्यान रहा कि जो है उसका जो है वो अनमेरिड थे, तो उनका जो है बुढ़ापे में उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था, क्योंकि बच्चे नहीं थे उनके। उसके तमाम साथियों ने हौज खाज ग्रीन पार्क कैलाश कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसने, क्यों नहीं ज़मीन खरीदी? क्योंकि उसके बाद उसका कोई जो वारिस तो था नहीं, तो किसके लिए ज़मीन खरीदता, है ना। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। यानी कि उसने और अपने लिए कुछ क्वार्टर वगैरह तो खरीदा नहीं था, कोई मकान बनाया नहीं था। जब उसे रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उसके रिश्तेदारों ने किसी ने भी अपने पास नहीं रखा उसे। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे, क्योंकि उसके भाई भी रहते थे ना, और उनकी पत्नी भी रहती थी, उनकी वाइफ भी रहती थी। कृष्णनंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब वो सारी चीज़ें यशोधर बाबू को याद आ रही हैं। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया, क्योंकि बेटा अकेला पड़ गया ना वो। अब अकेला आदमी किसी को ना तो कह सकता, ना मिल सकता, है ना, अपने मन की बातें नहीं कह सकता। ठीक है, तो जब उसके लिए एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। यानी कि उन्होंने कहा कि पता नहीं उनके साथ कृष्णनंदा के साथ क्या हुआ, और वो 1 साल बाद ही मर गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रही हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष कृष्णनंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा 25 में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यानी कि वो सोचता है कि बच्चे होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे परिवार बना रहता है, अकेलापन नहीं होता। लेकिन वो ये भी सोचता है कि बच्चे सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो शायद ये बुढ़ापे में मेरी बातें न माने। और वो कृष्णनंदा की बात तो जो है
भी याद करता रहता है बीच बीच में। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, यानी कि बूढ़ा होते होते अपने आप समझ आ जाती है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि कृष्णनंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गों को मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखकर आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस कृष्णनंदा ने नहीं कर रखा। यानी कि जब वो यशोधर बाबू तो थोड़ी सी कम एज के थे ना, बस 10th पास करके आए थे, और वो जो है कृष्णनंदा थोड़ी जवान थे। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ना, जब मैं जवान था, वो थोड़ी सी ज़्यादा एज के थे, तो जो कहता है कि जब मैं जवान था ना, बचपन था तुम्हारी एज में, तब मैं ऐसे ऐसे काम करता था, उल्टे उल्टे सारे ऐसे कुकर्म मैंने कर रखे हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी कृष्णनंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, यानी ये कहावत सी है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते तो मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा 25 के लंबे दौर से गुजरता, और यानी कि मैं भी ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता रहता और एक कामयाब इंसान नहीं बन पाता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज मस्ती कर ले, यह यशोधर बाबू जी कभी कभी ताजिया करते हैं। वो अपने बच्चों को कहते, हम भी कहते हैं ना कि बेटा जब तक हम है ना तब तक मौज मस्ती कर लो। और हकीकत है यह बेटा, जब तक पिता की कमाई है ना तो मौज मस्ती की जाती है, लेकिन जब हम खुद कमाने लग जाते हैं ना, तो तब इतनी अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो ऐसे ही ये भी अपने बच्चों को कहता है, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती, वह बच्चों पर यह प्रकट करती कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यानी कि वो भी थोड़ा खुश हो जाते थे ऐसे। ठीक है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है, जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के बैंकर भूल की है। वो तो वहीं पर रहना चाहते थे, गोल मार्केट में ही, लेकिन बच्चे जो चाहते थे कि वो डीडीएल फ्लैट के लिए पैसा भर देते और वहीं पर अच्छा फ्लैट मिल जाता। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को कृष्णनंदा की यह उक्ति अब भी जच्ची है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस वो कहता है कि हमें मकान बनाने की क्या ज़रूरत है, मूर्ख लोग बनाते हैं, और जो है समझदार तो उनमें रहते हैं, और जो है फिर रिटायर होने के बाद अपने गांव का जो है पुश्तैनी जो है मकान है ना, उसमें हम रह लेंगे। तो ये स्टोरी यहाँ तक ही पढ़ेंगे बच्चों, सिल्वर वेडिंग की, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर एक वीडियो में डाल लेंगे, हमें उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।